हेलो व्यूअर्स, मैं हूं हारिस फारूक, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट बेस्ड हियर इन कैलगरी, अल्बर्टा, कनाडा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है आपकी रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन, यानी जब आप परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं तो आप पर कितना अरसा कनाडा के अंदर रहना होता, ऑब्लिगेटरी होता है, लाजमी होता है। अगर आप उस अरसे में वो टाइम कनाडा में नहीं गुजारेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा और हो सकता है कि आपकी परमानेंट रेजिडेंसी कैंसिल भी कर दी जाए। ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि परमानेंट रेजिडेंसी जब हमें मिल गई तो फिर वो हमेशा के लिए है। जैसे इसका नाम परमानेंट रेजिडेंसी है, इसका ये मकसद नहीं कि ये परमानेंट है। There are different other reasons due to which your permanent residency can be cancelled, लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन की बात करेंगे। रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन क्या है? देखें, जब आप परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करते हैं तो आपको परमानेंट रेजिडेंट कार्ड इशू होता है। आपके कार्ड की बैक पर आप देखें तो आपको डेट लिखी हुई मिलेगी जिस दिन आप परमानेंट रेजिडेंट बने थे, और पोर्ट ऑफ एंट्री लिखा होगा जिसके जरिए आप कनाडा में दाखिल हुए थे और परमानेंट रेजिडेंट बने थे। ये पोर्ट ऑफ एंट्री किसी एयरपोर्ट का नाम भी हो सकता है, जैसे पियर्सन इंटरनेशनल हो, टोरंटो, जैसे कैलगरी हो, जैसे वैंकूवर हो, और या कोई रोड एंट्री भी हो सकती है अगर आप यूएसए से बाय रोड कनाडा में एंटर हुए हैं और परमानेंट रेजिडेंट बने हैं। इसमें जो सबसे अहम चीज है वो उस डेट को देखना है जो कि आपके परमानेंट रेजिडेंट कार्ड के बैक पर लिखी हुई है। जब आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है तो उसमें आपको अपनी रेजिडेंसी को मेंटेन रखना होता है। अब कैसे मेंटेन रखेंगे? देखें, किसी भी 5 साल में आपको 730 दिन कनाडा के अंदर रहना होगा, तब आपकी परमानेंट रेजिडेंसी मेंटेन होगी और आपको नया परमानेंट रेजिडेंट कार्ड इशू होगा। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अगर एक आदमी 14 अगस्त 2022 को कनाडा में दाखिल हुआ था तो जो उसको पहला कार्ड मिलेगा वो तो जाहिर है 5 साल वैलिडिटी का मिलेगा। इसमें भी लोग हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ठीक है, मेरे 5 साल के लिए तो मेरी रेजिडेंसी वैलिड है, मैं चाहे 3 साल के बाद 4 साल के बाद कनाडा में हूं और आके नया कार्ड बनवा लूं। ऐसा नहीं होगा। आपको 730 डेज, जो कि 2 साल का अरसा है, वो कनाडा में गुजारना होगा, तब आपको नया कार्ड इशू होगा। ये जरूरी नहीं होता कि आप इकट्ठे 730 दिन रहें। हो सकता है आप यहां पर आए 1 साल रहकर चले गए, उसके बाद आप आए 6 महीने रहे, फिर उसके बाद आप आए 6 महीने और रहे, तो ये कुल मिलाकर 730 डेज होने चाहिए। अगर ये 730 डेज आपके पूरे नहीं हो रहे तो आपकी रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन की रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही है। आप अगर कनाडा से बाहर हैं और कनाडा में दाखिल होना चाहते हैं तो, और आपका परमानेंट रेजिडेंट कार्ड वैलिड है, आपका क्योंकि कार्ड वैलिड है, आपको एयरलाइन टिकट दे देगी और आप कनाडा में एंटर हो जाएंगे। लेकिन आपको एंट्री के वक्त सीबीएसई ये क्वेश्चन कर सकता है कि आपकी रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं हुई, आप 730 दिन से कम अरसा कनाडा में रहे हैं। ऐसा भी सुनने में आया है कि जिन लोगों के बहुत अच्छे कारोबार हैं या गल्फ कंट्रीज में है या पाकिस्तान में है या इंडिया में है, उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। जब वो कनाडा में आते हैं और यहाँ पे सेटल होने की कोशिश करते हैं तो उनको दुश्वारी लगती है, क्योंकि वो एक बड़ा कंफर्टेबल सेटअप और चलता हुआ बिजनेस छोड़ कर आए होते हैं। एक नए माहौल में उनको एडजस्ट होने में, कारोबार स्टार्ट करने में, जॉब ढूंढने में एक दिक्कत होती है। तो ऐसे लोग फिर वापस चले जाते हैं। वापस चले जाते हैं यही सोचकर जाते हैं कि मेरा कार्ड 5 साल के लिए वैलिड है। जब आप वापस गए और फिर आप नहीं आए दोबारा, लाइक 3 साल या 3.25 साल तक आप वापस नहीं आए, तो आपने रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन के लॉ को वायोलेट कर दिया। और जब आप कनाडा में एंटर होंगे, हो सकता है आपको सीबीएस से लेटर इशू कर दे, आपसे पूछा जाए कि आप क्यों अपनी रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर पाए। इसके लिए रेजिडेंसी कैंसिल हो सकती है, अगर या आपको वो नोटिस भेजेंगे, उस नोटिस का आपको जवाब देना होगा, और अगर आपकी रेजिडेंसी कैंसिल होती है तो फिर आपको इसके लिए अपील करनी पड़ेगी, जो कि इमिग्रेशन अपील डिवीजन में होती है, आईएडी में। उसमें बहुत कम
ایسی وجوہات آپ دکھا سکتے ہیں جن کی بیس پر آپ کینیڈا سے باہر رہے. ہو سکتا ہے دیکھیں جیسے پینڈیمک آیا تھا تو پینڈیمک کی وجہ سے بہت سے لوگ کینیڈا نہیں آ سکتے تھے کیونکہ ٹریول بند ہو گیا تھا. ان کو ٹریول کرنے میں دشواری ہو رہی تھی اور بہت زیادہ چانسز تھے کہ اگر وہ ٹریول کریں گے بائی ایئر تو ان کو کووڈ ہو سکتا ہے, تو وہ نہیں آئے. تو اس طرح کی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ نہیں آئے, یا آپ کینیڈا سے باہر تھے اور آپ کے ساتھ کوئی کینیڈین سٹیزن رہ رہا تھا. اس کی میں مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کینیڈا میں شادی کر کے آیا, ایک آدمی یا ایک مرد خاتون کینیڈا میں شادی کر کے آئیں. جب وہ کینیڈا میں آئے تو کینیڈا میں رہنے کے کچھ عرصہ رہنے کے بعد وہ واپس چلے گئے. لیکن جب وہ واپس گئے تو ان کے ساتھ یا تو ان کی کینیڈین اسپاؤز جو ان کی وائف ہوں گی یا ان کے ہسبینڈ ہوں گے وہ ساتھ رہے کینیڈا سے باہر. سپوز دبئی میں رہے, پاکستان میں رہے, انڈیا میں رہے, کہیں بھی کسی کنٹری میں رہے, تو وہ اگر سارا عرصہ ان کے ساتھ رہے, یا کوئی کینیڈین سٹیزن بچہ ان کا ایسا تھا جو سارا عرصہ ان کے ساتھ رہا, تب وہ اپیل کر سکتے ہیں. اس صورت میں آپ نے اگر ریزیڈنسی اوبلیگیشن پوری نہیں بھی کی ہے تب بھی آپ کو نیا پی آر کارڈ مل جائے گا جو کہ مزید 5 سال ڈیوریشن کا ہوگا. تو میرا مشورہ ہے اگر آپ کو پی آر کارڈ ملا ہے تو آپ اپنے ڈیز کیلکولیٹ کریں اور کوشش کریں کہ کم از کم 2 سال یا 730 دن کینیڈا کے اندر گزاریں تاکہ آپ اپنا پی آر کارڈ رینیو کر سکیں. اور پی آر کارڈ رینیول میں آپ کو پریشانی نہ ہو کیونکہ اپیل کا پروسیس بہت مشکل ہے. اس میں یہ پروو کرنا کہ میں اتنے سال تک کینیڈا میں کیوں واپس نہیں آ سکا, یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ یہ پروف کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اگست میں آنے کی کوشش کی تو ٹھیک ہے میرا کوئی رشتہ دار بیمار تھا, یا آپ بتا سکتے ہیں جی کہ میں اسی سال کے دسمبر میں نے آنے کی کوشش کی تو مجھے خود کو بیماری ہوگی. تو یہ جو وجوہات ہیں یہ آپ کو چند مہینے کا ایکسکیوز دے سکتی ہیں, آپ کو 2 یا 3 سال کینیڈا سے باہر رہنے کا ایکسکیوز نہیں دے سکتی, اور اس صورت میں آپ کے لیے بہت پریشانی بنے گی. تو آپ کو چاہیے کہ اپنی پرماننٹ ریزیڈنسی کو مینٹین رکھیں, اپنی ریزیڈنسی اوبلیگیشنز کو فالو کریں جو کہ 730 دن ہے, تاکہ آپ کینیڈا کے پرماننٹ ریزیڈنٹ رہیں اور کینیڈا میں اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو.